डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज हम C++ लैंग्वेज में एक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। कोई सा भी C++ प्रोग्राम हो, उसको हम 3 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी एक प्रोग्राम के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, पहला होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। दूसरा होता है मेन फंक्शन। और तीसरा होता है C++ स्टेटमेंट्स। यानी एक प्रोग्राम के अंदर ये 3 मेजर चीज़ें होती हैं। अब ये क्या होती हैं, हम एक प्रोग्राम बनाकर इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने बता दिया था कि कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसमें ये पहली 4 लाइनें, ये वाली इंट मेन और ये हर प्रोग्राम में लाजमी आती हैं। और आखिर में हम यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न 0 सेमीकोलन और फिर ये करली ब्रेसेस। तो पहली 4 लाइनें ये हर प्रोग्राम में लाजमी लिखते हैं और आखिरी 2 लाइनें ये भी हर प्रोग्राम में हम लाजमी लिखते हैं। इस एरिया में हम कुछ और स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो उस प्रोग्राम की नौइयत के मुताबिक, उस प्रोग्राम की टाइप के मुताबिक या उसकी डिमांड या रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी। अगर एडिशन का प्रोग्राम होगा तो यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट्स या लाइनें लिखी जाएंगी। अगर आपने कोई फैक्टोरियल निकालना है तो यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ स्टेटमेंट। सी आउट हेलो वर्ल्ड। सी आउट मैंने लास्ट टाइम बताया था। आज हम इस प्रोग्राम की ये सारे इन कमांड्स को ये क्यों लिखते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सी आउट मैंने बताया था एक C++ की एक कमांड है जो इस स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट कराएगी। अगर हम ये यहाँ पर ना लिखें ये कमांड तो ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होता। एक बात आपने याद रखनी है, कोई चीज़ भी आपने अगर स्क्रीन पर प्रिंट करानी है, मॉनिटर की स्क्रीन पर, तो आपको सी आउट की कमांड लिखनी पड़ती है यहाँ पर। तो कंप्यूटर कोई भी काम बगैर कमांड्स के नहीं करता, बगैर स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस के नहीं करता। आखिर में हम लिख देते हैं एंड एल। फिर एक और सी आउट की कमांड लिख दें, या आप जितनी मर्तबा चाहें ये कमांड लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं गुड बाय। ये मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है C++ का। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था अभी कि ये एक कोई भी C++ का प्रोग्राम हो, जैसा कि ये है, इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैंने अभी बताया था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, मेन फंक्शन होता है और C++ स्टेटमेंट होती हैं। अब इसमें ये जो हिस्सा लिखा हुआ है ये वाला, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और ये वाला हिस्सा ये मेन फंक्शन है। ये वाला हिस्सा मेन फंक्शन। और ये जो मेन फंक्शन है, इसमें इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक, इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक, ये जो लिखी हुई हैं
ये C++ की स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। यानी जो C++ की स्टेटमेंट्स आती हैं वो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर, जब हम ये कहते हैं ना मेन फंक्शन की बॉडी, इसकी मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से लेकर इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक है। इसके अंदर जितनी भी यहाँ पर ये चीज़ें या लाइनें लिखी जाएंगी वो C++ की स्टेटमेंट्स होंगी। तो ये हिस्सा हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और ये हो गया पूरा मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक है, या इस करली ब्रेस से इस करली ब्रेस तक है, यूं कह दें। और इसकी बॉडी के मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ये C++ की स्टेटमेंट्स हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये बेसिकली ये लाइन लिखते क्यों हैं, इसके लिखने की वजह क्या है। अगर इसको ना लिखें तो क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये C++ लैंग्वेज में लिखा हुआ है और C++ लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती। तो जब आप ये प्रोग्राम आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो कंप्यूटर इन लाइनों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अब कंप्यूटर जब इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता तो वो इसकी आउटपुट भी नहीं देगा। अब हमने क्या करना है, कंपाइलर की हेल्प लेनी है। कंपाइलर क्या करेगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कंपाइलर होता क्या और करता क्या। कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर से कंपाइलर से क्या करेंगे, हम कंपाइलर से कहेंगे कि भाई इस स्टेटमेंट्स को, इन अल्फाज को लो लेवल लैंग्वेज में यानी ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करते। तो जब कंपाइलर इनको ट्रांसलेट करने लगता है तो कंपाइलर को खुद ट्रांसलेट करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे समझा देता हूँ। फर्ज करें कि आपको अगर ये कहा जाए, आपको इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर, एक अखबार दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप इस अंग्रेज़ी के अखबार का उर्दू में तर्जमा करें, उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें, तो फिर आपको क्या करेंगे, आप उसको ट्रांसलेट करते जाएंगे। तो कहीं पर एक ऐसा कोई लफ्ज़ आ गया जिसका मतलब आपको नहीं आता होगा, तो फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह ताकि उस डिक्शनरी में से आप उस लफ्ज़ का मायने देखकर, उसका मीनिंग देखकर उसे ट्रांसलेट कर सकें। कंपाइलर को भी इसी तरह की एक डिक्शनरी चाहिए होती है और वो डिक्शनरी जो है, ये जो लिखा हुआ है आयोस्ट्रीम, ये हेडर फाइल कहलाती है। ये पूरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है और इसमें ये जो आयोस्ट्रीम का लफ्ज़ लिखा हुआ है ये हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल के अंदर इन अल्फाज के मीनिंग लिखे होते हैं, सी आउट के, रिटर्न के, इंट के, मेन के। कंपाइलर को नहीं पता इंट का क्या मतलब है, मेन का क्या मतलब है, सी आउट का क्या मतलब है, रिटर्न का क्या मतलब है, एंडल का क्या मतलब है। तो कंपाइलर ने इसे ट्रांसलेट करना होता है। और कंपाइलर ने क्यों करना होता है? क्योंकि कंप्यूटर को ये इस प्रोग्राम की डायरेक्ट समझ नहीं आती। कंप्यूटर को नहीं पता इंट किसे कहते हैं, मेन किसे कहते हैं। तो क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है, C++ लैंग्वेज का प्रोग्राम है और C++ हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हम कंपाइलर से कहते हैं कि आप इन अल्फाज को, इस प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते। तो जब कंपाइलर क्या करता है, इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है तो उसे खुद नहीं आता, तो वो फौरन राब्ता करता है किसके साथ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उसको भेज देती हैं किसके पास, हेडर फाइल्स के पास। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, इस हेडर फाइल्स के साथ बैकग्राउंड में, यहाँ लिखी नहीं जाती, बैकग्राउंड में लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। तो जब आप किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं, जैसे हमने इस आयोस्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड, शामिल कर दिया, इंक्लूड का मतलब शामिल कर दिया, किस में, इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया, तो इसके इंक्लूड करने से एक लाइब्रेरी फाइल भी इंक्लूड हो जाती है इस प्रोग्राम में, जो यहाँ पर लिखी नहीं जाती लेकिन वो हिडन होती है। तो उस लाइब्रेरी फाइल में, इस हेडर फाइल में इन अल्फाज की डेक्लरेशंस होती हैं, यानी यूँ समझ लें कि इनकी फहरिस्त होती है। डेक्लरेशन मीन्स फहरिस्त। और जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं उनमें इन अल्फाज की डेफिनेशंस होती हैं, यानी इनके एक्चुअल मीनिंग लाइब्रेरी फाइल में। तो जब कंपाइलर इसे ट्रांसलेट करने लगता है तो वो राब्ता करता प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भेज देती है हेडर फाइल के पास और हेडर फाइल भेज देती है लाइब्रेरी फाइल के पास। किसको भेज देती है? कंपाइलर को। कंपाइलर वहां से इन अल्फाज के मीनिंग, मतलब देख कर आता है और फिर इस प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। अब सिर्फ यही एक हेडर फाइल नहीं है, इसके साथ
stdio.h, conio.h, math.h, dos.h, बहुत सारी और भी हेडर फाइल्स हैं। जैसे जैसे हम आगे प्रोग्राम पढ़ते जाएंगे तो उन हेडर फाइल्स को इस्तेमाल करना भी साथ साथ सीखते जाएंगे। तो सिर्फ यही एक हेडर फाइल नहीं, और भी बहुत सारी हैं। तो इसलिए अगर इस लाइन को इस प्रोग्राम में ना लिखें तो फिर क्या होगा, कंपाइलर इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। याद रखना, ये नहीं कहना प्रोग्राम नहीं चलेगा, वाकई प्रोग्राम नहीं चलेगा, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि अगर इस लाइन को #include iostream को, इस लाइन को इस प्रोग्राम में ना लिखें तो कंपाइलर को वो डिक्शनरी नहीं मिलेगी और कंपाइलर इस प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। अब आगे आ जाते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। std से मुराद है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ये बेसिकली क्या है? एक्चुअली मैं आपको अगर एक बात समझाऊं, ये जो सी आउट की कमांड है, सी आउट की कमांड, हेलो वर्ल्ड, ये एक्चुअली इससे पहले लिखा जाता है std और ऐसे 2 कॉलन, इन 2 नुक्तों को कहते हैं कॉलन। तो ये पूरा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहलाता है। आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इसको पढ़ेंगे। अभी यूं समझ लें कि ये जो सी आउट की कमांड है, एक्चुअली ये कमांड ऐसे है। अब हम क्या करते हैं, हर सी आउट के साथ std, अगर 2 दफा यहां फिर std लिखना पड़ेगा, यहां पर भी std लिखना पड़ेगा, और अगर सी आउट है इसी तरह सी इन की कमांड के साथ भी std, यानी कमांड्स को लिखने का एक स्टैंडर्ड नोटेशन। तो ये यूजिंग नेम स्पेस std, नेम स्पेस एरिया इन्वायरमेंट को कहते हैं। ये ऐसा इन्वायरमेंट या एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये लाइन कि हमें इन कमांड्स को लिखने की स्टैंडर्ड नोटेशंस प्रोवाइड करती है। नोटेशन का लफ्ज किससे निकला है? नोट से निकला है। जैसे हम आपको कहते हैं ना कि ये नोट कर लें, नोट करने का मतलब है ये लिख लें। तो जब लफ्ज आता है ना नोटेशन, तो नोटेशन का मतलब होता है ये नोटेशन, ये लफ्ज निकला है किससे? नोट करने से। लिखने का तरीका, नोटेशन कहते हैं लिखने का तरीका। तो ये वाली जो कमांड है ये क्या प्रोवाइड करती है? हमें इन कमांड्स को स्टैंडर्ड वे में, स्टैंडर्ड तरीके से लिखने का तरीका प्रोवाइड करती है। यानी ऐसी नेम स्पेस प्रोवाइड करती है जिसमें हम इन कमांड्स को, इन स्टेटमेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड की शक्ल में लिख सकते हैं। अब हम इस कमांड को यहां से नहीं लिखते, फर्ज करें हम इसको यहां से ये वाले यूजिंग नेम्स में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर लिखना पड़ेगा std और इसके आगे कॉलन लगाने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको यहां बताया। इसके साथ भी ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हम ये नहीं लिखते, इसको एक दफ़ा यहाँ पर लिख देते हैं std को, और फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पर std बार बार लिखना नहीं पड़ता। आगे आ जाता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो है ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट का मतलब क्या है? प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम जो रन होता है, वो स्टार्ट कहाँ से लेता है? मेन फंक्शन से। यानी वो यहाँ से एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। ये याद रखिएगा, मेन फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। मैं आपको इसको एक सिंपल से एग्जांपल समझा देता हूँ। क्या मेन फंक्शन से पहले ऊपर प्रोग्राम लिखा जा सकता है? जी हाँ, मेन फंक्शन से पहले यूजिंग नेम स्पेस के दरमियान नीचे, मेन फंक्शन से ऊपर और नेम स्पेस std से नीचे, यहां पर भी बहुत सारी कमांडें लिखी जा सकती हैं। इस मेन फंक्शन से नीचे क्या यहां पर भी प्रोग्राम लिखा जा सकता है इस ब्रैकेट के बाद? जी हां, लिखा जा सकता है। 100 लाइनों को, 200 लाइनों को, 400 लाइनों का प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखें कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होनी है? मेन फंक्शन से। दिस इज द एंट्री पॉइंट। अच्छा, मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सिंपल रूटीन होती है, एक उसकी एक फैसिलिटी होती है जो इस मेन फंक्शन को कॉल करता है। याद रखिएगा, एक सवाल आता है कि मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है।
अच्छा ये हो गया। ये जो इंट है, इंट ये क्यों लिखते हैं? यहां पर वाइड भी, VOID, वाइड भी लिखा जा सकता है। इंट का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आप यहां पर वाइड लिख दें तो इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो यहां वाइड भी, आपने ऐसे भी प्रोग्राम देखे होंगे यहां पर वाइड भी लिखा जाता है, लेकिन आमतौर पर जितने भी डेवलपर हैं और प्रोग्रामर हैं उनकी राय ये होती है, एक आगे एडवांस लेवल पर जाकर हम पढ़ेंगे, एक होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। और जब एक होता है फंक्शन, दो लफ्ज हैं, प्रोसीजर एंड फंक्शन। लेकिन C++ में प्रोसीजर का लफ्ज यूज ही नहीं होता, तो यहाँ फंक्शन के लिए डेवलपर्स ये कहते हैं कि ये वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये जो रिटर्न 0 लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं? उसकी वजह क्या है रिटर्न 0 लिखने की? कि रिटर्न 0 इसलिए लिखा जाता है कि जहां से ये फंक्शन कॉल होता है, ये मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज कॉल करती है। हमारे कंप्यूटर में नॉर्मली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जहां से ये कॉल होता है तो वापस उसने वही रिटर्न होता है। तो ये सक्सेसफुली एंड हो प्रोग्राम, सक्सेसफुली ये वैल्यू रिटर्न करे। रिटर्न 0 इसलिए लिखा जाता है कि सक्सेसफुली ये प्रोग्राम जो है वो एंड हो, सक्सेसफुली इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए। तो ये वैल्यू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न होती है, याद रखिएगा। जहां से ये फंक्शन कॉल होता है उधर ही वैल्यू ये रिटर्न होती है। अब ये जो सी आउट है, 3 बातें मैंने आपको बताई थी, स्ट्रिंग क्या है, स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन क्या है। मैं दोहरा देता हूं, मैंने बताया था स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट हर वो लाइन जिसके आखिर में सेमी कॉलन आ जाए, ये सेमी कॉलन का निशान, वो क्या होती है? स्टेटमेंट। जैसे यहां पर सी आउट, इसके आखिर में सेमी कॉलन है, ये भी स्टेटमेंट है। सी आउट आखिर में सेमी कॉलन है, ये पूरी लाइन स्टेटमेंट है। रिटर्न 0 आखिर में सेमी कॉलन है, तो ये पूरी लाइन स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट होती क्या है? स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को हम C++ स्टेटमेंट कह रहे हैं। ये C++ की बेसिकली कमांड्स हैं, ये उसकी इंस्ट्रक्शंस है, और हर कमांड ने मखसूस काम सर अंजाम देना है। तो ये स्टेटमेंट C++ की कमांड्स हैं बेसिकली। तो हर कमांड ने डिफरेंट काम, यहाँ पर अगर हम सी इन लिखेंगे तो उस स्टेटमेंट का कोई और काम होगा, यहाँ पर इफ लिख देंगे तो स्टेटमेंट का कोई और काम होगा, यहाँ पर फार का लफ्ज लिखेंगे वो भी एक कमांड है, वो स्टेटमेंट है, उसका कुछ और काम होगा। आगे आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को हम लिखने का तरीका समझते जाएंगे। तो ये जो मेन फंक्शन है इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर C++ की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, याद रखिएगा। और हर स्टेटमेंट एक कमांड होती है दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। दूसरा मैंने आपको समझाया था फंक्शन क्या है। फंक्शन, फंक्शन कोई भी लफ्ज हो उसके आगे छोटी ब्रैकेट आ जाए, समझ लेना एक फंक्शन है, ये निशानी है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ये एक छोटा सा सब प्रोग्राम होता है या ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो मखसूस काम सर अंजाम देता है। तो मेन क्या है? एक फंक्शन है। तीसरा मैंने आपको समझाया था स्ट्रिंग क्या है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने तो तरतीब से मेरे प्रीवियस लेक्चर को गौर से सुनिएगा ताकि आप इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। डियर स्टूडेंट, आप इन प्रोग्राम को याद करेंगे, लेकिन याद करने से पहले आप हर लाइन की वजह, इसके इस लाइन को क्यों लिखा जाता है, रीजन उसका पता होना चाहिए आपको। तो कोई भी चीज जो डबल कामों में लिखी जाए, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, कुछ भी करेक्टर्स यहाँ लिख दें जो डबल कोटेशन मार्क में डबल कामास के अंदर हो, तो इनको हम स्ट्रिंग कहेंगे। ठीक है, तो सी आउट ये स्टेटमेंट्स हैं, कमांड्स हैं। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर आज हमने पढ़ा है किसका? C++ प्रोग्राम का, कि ये क्या होते हैं? 3 हिस्से होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन, C++ स्टेटमेंट। ये जो लाइन है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं क्योंकि ये कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये एक स्टेटमेंट है जो स्टैंडर्ड नोटेशंस यानी कमांड्स को एक खास अंदाज में लिखने का तरीका प्रोवाइड करती है, यूं कह लें आप। इंट मेन, ये मेन क्या है? एक फंक्शन है। इंट फंक्शन नहीं है, सिर्फ मेन फंक्शन है। इंट जो है इसकी रिटर्न टाइप है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा। ये मेन फंक्शन यहां से लेकर यहां तक है,
और इस मेन फंक्शन की बॉडी जो यहां से यहां तक है उसके अंदर ये जो लाइनें लिखी हुई हैं ये C++ की स्टेटमेंट्स हैं।